Assalamualaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है काउंटर करंट एक्सचेंज या काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये मैकेनिज़्म मैमेलियन और रेप्टिलियन किडनीज़ के अंदर जो है पाया जाता है। इसको हम डिस्कस करेंगे और ये ख़ास तौर पर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स में जो फ़िश हैं और एम्फीबियन हैं वो ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, लिहाजा ऐसे जानवर इस मैकेनिज़्म को अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स जो हैं इस मैकेनिज़्म को अडॉप्ट करते हैं। ख़ास तौर पर उनमें मैमल्स आ जाते हैं जिनको पानी की कमी का सामना होता है ताकि पानी को रीअब्जॉर्ब करके कॉन्सेंट्रेटेड मिकदार में यूरिन पैदा किया जा सके। तो किडनी का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। एक नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर उसको रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके फंक्शन को देख लेते हैं। ये मेरे पास एक नेफ्रॉन है, डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको। ये उसका पहला पोर्शन है जिसे रीनल कॉर्पसल कहा जाता है। रीनल कॉर्पसल का जो पहला कप शेप स्ट्रक्चर होता है इसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहा जाता है या इसे बोमन कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है, टफ्ट होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में एक आर्टरियोल जो है वो एंटर हो रहा होता है जिसे एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं और एक एग्जिट कर रहा होता है जिसे इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद फिर अगला जो पार्ट है उसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो कहलाता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये वाला हिस्सा जो है ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद फिर ये नीचे वाली एक लूप आती है यू शेप की, इसे लूप ऑफ नेफ्रॉन कहा जाता है। माजी में इसे लूप ऑफ हेनली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर ये तीसरा हिस्सा है जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये आखिरी पार्ट है। उसके बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और इसका फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये ख़ास तौर पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर के हवाले से है। अब जितनी ये लूप ऑफ नेफ्रॉन जो है वो लंबी होगी उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। तो जो एनिमल बहुत कम यूरिन पैदा करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं, जैसे कैंगरू रैट है या कैमल हैं या ऐसे एनिमल जिनको पानी की कमी का सामना होता है, उनकी जो लूप ऑफ नेफ्रॉन है ये काफ़ी लंबी होती है। और वो एनिमल जिनमें पानी को इतना ज़्यादा कंजर्व नहीं करना होता उनका ये लूप ऑफ नेफ्रॉन जो है वो छोटे साइज़ का होता है और बाद में तो बिल्कुल होता ही नहीं है। मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म बहुत सिंपल सा है, अगर आप समझ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखें, ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में एंटर हुआ, यहाँ से ब्लड के अंदर से जो फिल्ट्रेट है वो निकल आता है, जैसे प्लाज्मा लाइक, उसमें पानी है, नमकियात हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, साल्ट्स हैं, वो सारा यहाँ पे निकल आता है, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये फिर इस डक्ट के अंदर जो है वो ट्रैवल करता है। जब एक एनिमल एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पर पानी की कमी होती है और पानी को रीअब्जॉर्ब करना होता है ताकि बॉडी में से पानी की कमी ना हो, तो इस मैकेनिज़्म को अप्लाई किया जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। उसमें जब ये फिल्ट्रेट जो है इस ट्यूब में से गुजरता है तो इस ट्यूब की एक ख़ास नेचर है जिसकी वजह से यहाँ से इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब ये देखें कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जो किडनी का कॉर्टेक्स है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये किडनी का मेडुला है। तो ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये मेडुलरी रीजन जो है वो किडनी का जो होता है उसके अंदर मौजूद होता है। अब ये जो फ्लूइड है ये नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे 2 लूप ऑफ नेफ्रॉन की लिम्ब्स हैं। एक लिम्ब जो है उसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं और एक जो है वो असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। इसे थिन लूप ऑफ हेनली कहा जाता है, इसे थिक लूप ऑफ हेनली कहा जाता है, या इसे थिन लूप ऑफ नेफ्रॉन और इसे थिक लूप ऑफ नेफ्रॉन कहा जाता है। दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो इसमें एक्वापोर्स होते हैं जिसकी वजह से इसमें से पानी जो है ये पानी के लिए, वाटर के लिए परमिएबल है,
जबकि इसमें एक्वापोर नहीं होते और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, लेकिन ये साल्ट के लिए परमिएबल है। तो इस तरीके से दोनों लूप्स के हैं उनके अंदर फ़र्क है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लड के अंदर से बहुत सारा पानी जो है वो निकल कर बॉडी से बाहर जा रहा है यूरिन की शक्ल में। गर्मियाँ हैं, पानी की कमी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, पानी को रीअब्जॉर्ब करना है, पानी को जिस्म से जाने नहीं देना, तो लिहाजा ADH हार्मोन के ज़ेर असर ये नेफ्रॉन जो है वो काम करता है। जैसे ही प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पर आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में यहाँ से गुजरता है, लेकिन इसका हम बाद में जिक्र करेंगे। पहले हम बात करेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनली की। असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, इसमें से पानी नहीं निकल सकता, लेकिन इसके अंदर से साल्ट जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के और पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए निकाले जाते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम आयन जो हैं उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर निकाला जाता है, तो उसके पीछे पीछे क्लोराइड आयन जो हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो असेंडिंग लूप जो थिक लूप है वहाँ से क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड, सोडियम, इसके अलावा कुछ पोटाशियम आयन जो हैं वो सारे यहाँ से निकल रहे हैं। और निकलने के बाद ये जो किडनी की इंटस्टिशियम है, यानी नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द जो खाली जगह पाई जाती है वहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब इसको एक और हवाले से देखते हैं। यहाँ पर आगे जाएंगे तो एक और मैकेनिज़्म भी आएगा, लेकिन पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखें, क्लोराइड और सोडियम आयन जो हैं ये निकल रहे हैं और यहाँ पर आकर कलेक्ट हो रहे हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पर हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसका मतलब है यहाँ पे सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो पानी है जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली या लूप ऑफ नेफ्रॉन्स में से गुजर रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, वो ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर आ जाता है। तो आप ऑस्मोसिस की आपको डेफिनेशन का पता है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्राम लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ये मूव करता है। अब यहाँ पे सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लिहाजा वाटर जो है वो बाहर निकल आता है। इस वाटर को फिर यहाँ पर मौजूद जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं जो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, वो उसको रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में लेकर चली जाती हैं, लिहाजा पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो पानी था वो सारा ब्लड में चला गया, लिहाजा वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो क्लोराइड आयन, सोडियम आयन जो हैं वो यहाँ पे निकले थे बाहर, वो दोबारा फिर इसके अंदर एंटर हो जाएंगे और इनको रिसाइकल किया जाएगा। ये जो डिसेंडिंग लूप है इसमें ये आयन जो हैं वो दोबारा दाखिल हो जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाते हुए यहाँ से फिर निकल आएंगे। तो ये रिसाइकलिंग चलती रहती है सोडियम और क्लोराइड आयन की, लिहाजा ये जो आयन्स हैं वो ज़ाया नहीं होते और पानी जो है उसको निकालने के बाद ये फिर दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर मज़ीद पानी को निकालना हो, इसके अलावा अगर मज़ीद कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा करना हो, तो बाकी प्रोसेस जो है वो इस हिस्से में सारे अंजाम पाएगा। अब देखें, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गया है, यहाँ से भी कुछ पानी निकल आएगा। उसके अलावा ये देखें कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में से पानी निकालने के लिए सोडियम और क्लोराइड आयन तो ऑलरेडी यहाँ पर इंटस्टिशियम में मौजूद हैं, यहाँ से थोड़ी सी मिकदार में यूरिया जो है उसको भी कलेक्टिंग डक्ट से निकाला जाता है, जिसके नतीजे में यहाँ पर यूरिया ब्राइन एक बैथ बन जाता है, जिसके नतीजे में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से निकलकर बाहर आ जाता है, जिसको फिर कैपिलरीज जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब इस मैकेनिज्म को काउंटर करंट एक्सचेंज या काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि एक डिसेंडिंग लिम्ब है जो कि फ्रीली परमिएबल टू वाटर है, एक असेंडिंग लिम्ब है जो कि इम्परमिएबल टू वाटर है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, इसलिए इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आयन्स होते हैं सोडियम और क्लोराइड, उनको एक तरफ से निकाला जाता है और दूसरी तरफ से दोबारा शामिल करके रिसाइकिल किया जाता है, इसलिए भी इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहा जा सकता है। और इसके अलावा ये जो मैकेनिज़्म है ये क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको काउंटर करंट एक्सचेंज या काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से कॉर्टिकल पार्ट ऑफ किडनी से मेडुलरी पार्ट में जब आप जाते हैं तो उसके मूविंग के दौरान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन कर ली जाती है, ताकि पानी जो है वो जिस्म से कम ज़ाया हो, ताकि माहौल के अंदर इसको
गर्म माहौल के अंदर, गर्मियों के अंदर पसीना जब बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, पानी की कमी हो रही होती है, तो एनिमल को उस कंडीशन में सर्वाइव किया जा सके ताकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। अब जैसे जैसे आप कॉर्टिकल से मेडुलरी नेफ्रॉन में आते हैं तो जो वाटर की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तेज़ी से चेंज होती है, जिसे हमने मिली ऑस्मोलर जो क्वांटिटी है यूनिट में मेजर किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 300 है। यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसकी जो ऑस्मो रेगुलरिटी है वो है मिली ऑस्मोलर। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो इस हिस्से में तकरीबन 600 मिली ऑस्मोलर जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन रह जाती है, और जब वो बिल्कुल नीचे वाले हिस्से यहाँ पर पहुँचता है या इस हिस्से में पहुँचता है तो 1200 मिली ऑस्मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। इस तरीके से काउंटर करंट मल्टीप्लायर के ज़रिए एक एनिमल जो है वो अपनी बॉडी में से मैक्सिमम पानी जो है उसे रीअब्जॉर्ब करके कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा करके अपने आप को डिहाइड्रेशन और गर्म माहौल से बचा सकता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो होपफुली किसी नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।